हेलो दोस्तों, आई विल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके और क्लियर रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस रेड वाले बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, फिजिक्स की एक न्यू वीडियो के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का सेट 3 लगाने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने सेट 1 और सेट 2 पूरा का पूरा हल करा दिया है। एक भी उसमें क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटा है, अथवा वाला भी और अथवा के साथ वाला भी जो भी है, मतलब पूरा का पूरा लगवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। या फिर ये वीडियो खत्म होगी, आप मेरे चैनल पे जाइएगा और होम बटन में ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आंसर लगवाया हूँ, आप चाहिए तो उसको पार्ट वाइज देख सकते हैं। और दोस्तों, जितनी भी मतलब इम्पोर्टेंट है सारी की सारी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अभी बहुत सी बाकी भी है, उसको धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं। और यहाँ पे हम लोग आंसर लगा रहे हैं ताकि इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट है सारा का सारा आंसर में आ जाए, इसलिए आंसर लगवाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग का तीसरा सेट है, जो तीसरा सेट हम लोग लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग का भौतिक विज्ञान का सेट है तीसरा, यहाँ पे 346 EFF है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है। इसमें पहला सवाल आता है खंड आ में, और ये सब बहुविकल्पी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है। एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर में 18 एम्पियर 0.05 सेकेंड में बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ 20 वोल्ट है। तो कुंडली की स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। जैसा कि दोस्तों मैंने एक सूत्र बताया था सेट 1 में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं अभी इस सवाल को हल करूंगा, तब तक आइए दूसरे मान पे चलते हैं। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का होल पावर माइनस 1/2 का मान है। तो दोस्तों, इसका मान ये होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर ये आता कैसे आपको भी बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसका ये मान होता है 100%, ये होता है, आपको माइंड में फिक्स रखिए, नहीं तो आप एग्जाम में फिर निकालने में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो दोस्तों, इसका वैद्युत चालकता 0.002 ओम होगी, और कैसे होगी ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आ जाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होते हैं। अब दोस्तों, कौन सा उत्सर्जित नहीं होता है आपको मालूम है? तो दोस्तों, अगर मालूम है तो कमेंट कीजिए, या फिर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जो उत्सर्जित नहीं होता है वो है प्रोटॉन, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोटॉन टिक मार लीजिए, ठीक है। यहाँ प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं दोस्तों, यहाँ पे कण वाला ये दूसरा लगा दीजिए, ये लगाना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण है। तो दोस्तों, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण कौन सा है? हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन सबसे न्यूनतम है, मतलब ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है, ठीक है, न्यूट्रॉन। अब दोस्तों, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेती है, वह क्या कहलाती है? तो वह चुंबक प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाती है। दोस्तों, ये इसका डिफिनीशन है, ठीक है। इसका ये डिफिनीशन है, बस यहाँ पे आपको लगाना है, उसे प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बस ये आपका डिफिनीशन पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने कौन कौन सा बहुविकल्प ये देख लिया, ये वाला देख लिया, फिर ये। अब हम लोग का बचता है ऊपर का 3 था, ये तीनों का तीनों हल करते हैं। हेलो दोस्तों, तो पहला का सूत्र होता है हम लोग का, यहाँ पे जो पहला हम लोग सवाल हल करेंगे उसका सूत्र होता है EMF बराबर L डेल्टा I बल्टा डेल्टा T। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं मान कौन कौन सा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दिया है EMF बराबर, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं इसके जगह पे 20 वोल्ट, ठीक है। इज इक्वल टू यल का मान दिया ही नहीं है तो यल लिख लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को स्वप्रेरकत्व ही ज्ञात करना है, ठीक है। अब डेल्टा आई का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 एम्पियर से 18 एम्पियर, यानी हम लोग क्या करेंगे, 18 में से 2 को घटा देंगे
और पूरे का बटा, अब डेल्टा टी का मान कितना दे दिया है 0.05 सेकेंड में, ठीक है 0.05 सेकेंड में। अब दोस्तों इसी को हल करके हम लोग का मान ला देना है v इज इक्वल टू, और इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे 0.05 क्या हो जाएगा गुणे इज इक्वल टू यल। अब इसको घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 16, ठीक है तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यल बराबर हम लोग का क्या होगा 0.05 इंटू 20/16। अब इसको जब गुणा करेंगे तो हम लोग जब इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 दूना 2 पच्चे 10 यानी 1, ठीक है 2 पच्चे 10 होगा यानी क्या होगा 5 दूना 100, तो यहाँ पे 2 अंक पे 10 मतलब लगाएंगे तो 1 हो जाएगा यानी 1/16। और जब ये 16 से 1 में भाग देंगे तो हम लोग का यल बराबर क्या आ जाएगा 0.0625, इसका मान हो जाएगा हेनरी। तो यल बराबर हम लोग क्या करेंगे 0.10 यहाँ पे 6.25 करेंगे, ठीक है गुणे 1 2 10 के घात ऋण 2 यहाँ पे आ गया। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यल बराबर 600 mH, ठीक है मिलियन हेनरी, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं। तो बस हम लोग का ऑप्शन इसमें देख लेंगे जब वहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। अब दोस्तों नीचे वाला आ जाता है म्यू 0 अपसाइलन 0 अपसाइलन नॉट यानी म्यू नॉट अपसाइलन नॉट के पावर, यानी कि ये हम लोग का है म्यू 0 अपसाइलन नॉट का पावर -1/2। अब इसका मान पूछा है, ठीक है। तो मान निकालने के लिए मान लीजिए इसको हमने नीचे भेज दिया, ठीक है म्यू 0 अपसाइलन 0, ठीक है 1/2 हो गया, ठीक है। अब 1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं अंडर रूट में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने मैथ वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। अब साइलन 0 इसको इस साइड लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि अब साइलन 0 का मान क्या होता है हम लोग का 4 पाई, यहाँ पे थोड़ा तिरछा वीडियो बन रहा है, थोड़ा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है ना अब साइलन का मान, ठीक है। मतलब म्यू 0 का मान होता है इतना, ठीक है। अब चूंकि अब साइलन का मान कितना होता है यहाँ पे देखिए, अब साइनल का मान होता है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है ऋण 9 नहीं रहेगा 9 रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज हो गया, ठीक है। अब इसी का मान हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यानी 1/4 पाई यानी अंडर रूट में सब रहेगा, ठीक है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बटा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल हम लोग का, ठीक है। अब जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹ ये पूरा का पूरा करने में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो मान लीजिए जब -7 को हम लोग ऊपर भेजते हैं, ठीक है। तो यानी कि -7 को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो हम लोग का क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁷ यानी कि इसको अब हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे 9 गुड़े, अब 7 और 9 कितना होता है 10 के घात 16 होता है ना, यहाँ पे हम लोग 16 लिख देंगे। अब 8 दूना क्या होता है दोस्तों 16 होता है, ठीक है। और 3 तरीका 9 होता है यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पता चल गया कि इसका मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा, तो इसको अभी आप डायरेक्ट मान याद कर सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ग, ठीक है। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध यानी कार बराबर दे दिया है, तार बराबर हम लोग का कितना दे दिया है 500, ठीक है ओम दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, तो वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए यानी C बराबर 1/R, यह सूत्र होता है चालकता का, ठीक है। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे 1/500 से भाग दे देना है, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाएगा 500 से भाग देंगे तो 0.002, ठीक है। ये हम लोग का ओम इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स मात्रक कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए जब इसको 1/ यहाँ पे 500 ओम रख रहे हैं, मतलब ओम इसी को कहते हैं, तो यहाँ पे जब इसको भाग रहे हैं यानी ओम नीचे है, तो ओम को जब ऊपर भेजेंगे तो ओम क्या होगा इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 0.002 हो जाएगा जब इसको इससे भाग देंगे तो, ठीक है। तो इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही था, यहाँ पे खोजते हैं ये वाला, ठीक है ये वाला, ठीक है ये वाला हम लोग का सही है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज पूरा हल कर लिया। अब आते हैं नीचे की ओर, देखते हैं नीचे वाला क्या है, ठीक है। खंड ब में किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे मूल लंबाई में n गुना खींचा गया है तो इस खींचे गए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों ये सूत्र का निगमन है, ठीक है। ये छोटा सा सूत्र है, इसको
प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं किसी तार की लंबाई यल है, ठीक है। लिख लेते हैं किसी तार की लंबाई लंबाई यल, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है, ए है। तब तो प्रतिरोध बराबर क्या होगा दोस्तों, आर बराबर यल बटा ए, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। यदि लंबाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल डैश इज इक्वल टू लंबाई, अब हम लोग का क्या हो गया, यन यल हो गया। यहाँ पे यल डैश नहीं होगा, केवल यन यल होगा, ठीक है। यहाँ पे यन, यहाँ पे यल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का यल डैश है, ठीक है, यल डैश, ठीक है। तो यल डैश बराबर इतना हो गया, ठीक है। हो तब क्या करेंगे, तब तार का प्रारंभिक आयतन, ठीक है, तार का प्रारंभिक आयतन इज इक्वल टू अंतिम आयतन, यानी कि तार का प्रारंभिक आयतन यहाँ पे लिख देते हैं, तार का अंतिम आयतन, ठीक है, अंतिम आयतन, ठीक है। तो तार का प्रारंभिक आयतन कितना दे दिया, ए एल इज इक्वल टू अंतिम आयतन कितना दे दिया, ए डैश यल डैश, अंतिम आयतन हो गया, ठीक है, हम लोग का। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे देखिए मान, यहाँ पे यल डैश का मान हमने रखा है, ठीक है। तो ए एल इज इक्वल टू एल डैश का मान रख लेंगे, ए डैश यन यल, ठीक है। अब यल से यल इधर काट देंगे, ठीक है, यानी कि ए बराबर ए डैश यन हो गया, ठीक है। अब यन को चाहे तो इधर भी भेज सकते हैं, यानी कि ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा यन। अब आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग का क्या आया था, फिर यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रतिरोध, ठीक है। अब आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, यल डैश बटा ए डैश। हमने वहां पे आर बराबर यल बटा ए लिया था, यहाँ पे आर डैश बराबर इतना ले लिया। अब चूंकि यल डैश का हमने मान रख लिया यहाँ पे यन यल बटा, अब ए डैश का मान कितना आया था, ए बटा यन, ठीक है, आर डैश बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे यन यल से अभी ऐसे पलटेंगे इसको, तो आर इक्वल टू इसको ऐसे पलटेंगे तो यन ऊपर चल जाएगा, तो यन स्क्वायर, और हम लोग का यल बटा ए हो जाएगा। अब चूंकि हमने शुरू में लिखा था आर बराबर यल बटा ए, तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे मान रख लेंगे आर डैश इज इक्वल टू यन स्क्वायर आर। यही हम लोग का दोस्तों सूत्र है, ठीक है, हम लोग को यही चीज। अब दोस्तों इस पर, इसको आप लोग इस सूत्र को अपने ध्यान में रखिएगा, इस पर दोस्तों सवाल भी आ जाता है, ठीक है, सवाल आ जाता है, आपको इस सवाल को हल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मुझे एक सवाल याद आ रहा है, शायद इसी में कहीं था स्टेप में, आई थिंक मैं खोजता हूँ शायद आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं हमने सूत्र में पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे कहीं देखा जाए, एक मिनट रुकिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को सवाल मिल गया, यहाँ पे ये चीज लिखा है, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब मान लीजिए तार की लंबाई हम लोग का क्या है, 1 है, इसको हमने दुगुना किया मतलब 2 कर दिया, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी, तो मान लेंगे यन बराबर 2, यानी 2 गुना किए, तो डायरेक्ट आप यन का मान रखेंगे, यानी नया प्रतिरोध क्या होगा, यन यानी 2 का स्क्वायर इंटू आर, यानी 4 आर, यानी 4 गुना हो जाएगा, यानी प्रतिरोध के 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट हम लोग के सवाल पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग थे, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। आइए देख लेते हैं स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। दोस्तों इसका मात्रक याद रखिएगा, हेनरी होता है, कई बार ये बहुविकल्पी में भी दे देता है, ठीक है, तो हेनरी होता है। अब दोस्तों इसका सूत्र होता है ई बराबर माइनस यल ब्रैकेट में डेल्टा आई बटा डेल्टा टी, ठीक है। और कहीं कहीं डेल्टा आई ऐसे लिखता है, कहीं कहीं डेल्टा आई ऐसे लिख देता है, डेल्टा आई बटा डेल्टा टी। तो दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज हो जाता है। अब यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, जहां जल स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, बस इतना है। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट आ जाता है क्या, निर्वात में एक आवर्त। तो दोस्तों ये हम लोग का आयाम मांडुली तरंग का है, जो हम लोग का पार्ट से हट गया। ठीक है, ये हम लोग का पार्ट से हट गया है। जैसे कि हर सेट में एक सवाल आ रहा है उस पर, तो मैं बताते चल रहा हूँ कि कौन सा मतलब उसमें का है, तो हट गया। ठीक है, संचार व्यवस्था में का था, ये हट गया हम लोग के चैप्टर से, तो इसे हम लोग नहीं हल करेंगे। नेक्स्ट आते हैं घ पे, माइक्रोवेव का तरंग दैर्ध्य, परिसर एवं उसको उत्पन्न करने का स्रोत लिखिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका उत्पन्न करने का स्रोत क्या है, माइक्रोवेव का तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला हम लोग का आता है, माइक्रो तरंगों के तरंग दैर्ध्य का परिसर 1 m, ब्रैकेट में डालेंगे 300 mH2 HZ यानी हर्ज। ठीक है, और यहाँ से लिख देंगे 1 mm 300 G हर्ज से के बीच होता है। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए ताकि आपको आसानी से मतलब याद करना हो, तो आपको ढूंढना ना पड़े। और जितने भी इसमें है तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आ जाता है, अल्फा उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव उत्पन्न कर कर करने के लिए कम आवृत्ति के निर्वात ट्यूबों का उपयोग करते हैं। सभी गर्म वस्तुएं अपने तापमान के आधार पर निम्न शर्त के माइक्रोवेव का ऊर्जन उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज आएगा। अब यहाँ पे लिखता है ड डेविंसन तथा जर्मन के प्रयोगों का क्या निष्कर्षण है, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है, डेविंसन तथा जर्मन के प्रयोगों के निष्कर्षण निष्कर्षण निकलता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंग रूपी है, अर्थात इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति में उपस्थित रहता है। अतः डेविंसन जर्मन प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। तो दोस्तों बस आपको इतना ही लिखना है, बहुत इजी है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट चीज क्या है। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्या आता है, मान लीजिए हम लोग घ कर लिए, ड कर लिए, अब च पे आते हैं। ठीक है, इस रेडियो पदार्थ की सक्रियता 25 दिन से घटकर 1/8 रह जाती है। पदार्थ की अर्ध आयु की गणना कीजिए। अब दोस्तों हम लोगों की अर्ध आयु की गणना करना है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, n बराबर है n0 ब्रैकेट में 1/2 के पावर n। ठीक है, तो हम लोग को अर्ध आयु की गणना करना है, यानी टी की। ठीक है, तो हम मान लेते हैं n/n0 इज इक्वल टू 1/2 का पावर n है। तो दोस्तों n/n0 का मान ऑलरेडी हम लोग को दे दिया है 1/8। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1/8 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/8 रख लिए, इज इक्वल टू 1/2 का पावर n। अब 1/8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 का क्या करते हैं, क्यू कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए n बराबर 3 रख लेते हैं, यानी n बराबर हम लोग का 3 मिल गया। ठीक है, अब कैसे मिला है, तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, 1/2 ये भी 1/2 यानी ये भी है। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर है तो इसके पावर भी बराबर होंगे। ठीक है, तो n बराबर 3 और यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, अब n बराबर 3 हम लोग का आ गया है, तो इसके आगे का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तब लगा समय। ठीक है, मतलब अब हम लोग को यहाँ पे t बराबर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे स्मॉल t बराबर क्या होता है, n इंटू टी होता है। ठीक है, कैपिटल टी। तो दोस्तों यहाँ पे इधर लिख देंगे लगा समय। ठीक है, समय। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे स्मॉल टी का मान हम लोग का ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है था 25 दिन। ठीक है, 25 दिन। अब यहाँ पे 3 इंटू टी, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा 25/3। अब इसी को दिन लिख देंगे। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 8 त्रिके 21। ठीक है, 8 त्रिका 24 होता है ना, 8 त्रिका 24 और माइनस यानी 24 1 25 यानी कि 8 ऐसे, और इसको ऐसे ही लिखा गया इसमें, तो सवाल में आंसर आया। यानी जब इसका गुणा 8 में करके 1 जोड़ेंगे तो ये हम लोग का 25/3 दिन आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर सही आया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या हम लोग का, आइए देख लेते हैं। ये तो हो गया, अब खंड 100 पे आते हैं। 5400 एंगस्ट्रॉन तरंगदार्ध का विकर्ण
एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसकी निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न आइए देख लेते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग को क्या क्या दे दिया, तरंग दैर्ध्य दे दिया। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग जानते हैं कि लैम्डा से लिखते हैं, तो लैम्डा बराबर हम लोग का दे दिया है 5 यानी 5400 एंगस्ट्रॉन। इसको मीटर में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 5400 गुणे 10⁻10 से गुणा कर देंगे, तो ये हम लोग का मीटर में बदल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे डबल जीरो है तो इसको भी हम अंदर ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग की इसको किसको लिखते हैं 5.4 इंटू 10⁻⁻, 1 2 3, 3 घटा देंगे -7 मीटर, यानी कितना हम लोग का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए दे दिया है कार्यफलन यानी कि W दे दिया है। W बराबर हम लोग का कार्यफलन कितना दे दिया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या ज्ञात करना है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E बराबर, इसके लिए दोस्तों E बराबर होता है कि E बराबर हम लोग को मान लीजिए ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे E बराबर क्या होता है H न्यू माइनस W। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों एक सूत्र होता है C बराबर यानी V बराबर का एक सूत्र होता है, V बराबर क्या होता है C बटा लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रख लेंगे। ठीक है, E बराबर, अब V के मान यहाँ पे रखा है ना, V का V बराबर, ठीक है V बराबर होता है ना, तो यहाँ पे V का मान रखेंगे H, यहाँ पे C बटा लैम्डा माइनस W। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए E बराबर लिखेंगे। अब H का मान हम लोग का फिक्स आता है कितना 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू C का मान आता है 3 गुणे 10⁸ यानी प्रकाश की चाल बटा लेमडा का मान कितना दे दिया है हम लोग ऊपर ही लिखे हैं अभी 5.4 इंटू 10⁻7। ठीक है, ऋण 7। ठीक है यहाँ पे, ठीक है, इंटू इंटू अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे W लिख देना है। ठीक है, अभी W। ठीक है, अब E बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब ऊपर का गुणा करेंगे तो हम लोग का ऊपर का गुणा करने पर कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, 3.67 बटा, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों होगा, क्योंकि 10 के घात यहाँ पे आपका मान लीजिए गुणे 10 के घात ऋण 19 होगा। ठीक है, ऋण 19। ठीक है, यहाँ पे 10 के घात ऋण 19। ठीक है, यहाँ पे गुणा, और कैसे होगा देखिए 34 में 60 घटा देंगे तो आपका 10 के घात 19 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा 5.4। ठीक है, जब इसको करेंगे तो आपका 1.6 से भाग दे देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप एक बार और समझिए, पहले इतना आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ से फिर समझिए एक बार और। ठीक है, यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए 6.6 इंटू 10⁻34 है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंटू 3.3 इंटू 10⁸ है, और पूरे का बटा 5.4 इंटू 10⁻ कितना है ऋण 7 है। ठीक है, इधर -W है, हम लोग का E बराबर है। ठीक है, अच्छे से एक बार समझिए, यहाँ पे बहुत सी, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैसे बदल सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी है, आपको किस चीज से भाग देना है 1.6 गुणे 10 के घात ऋण 19 से अगर आप भाग दे देंगे तो आपका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे E बराबर हम लोग का क्या आ जाता है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का कितना आएगा 3.67। ठीक है, आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे गुणे 10 के घात ऋण 19 आ जाएगा। ठीक है, अब पूरे का बटा, और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1.6 गुणे 10 के घात ऋण 19 से आप भाग देंगे -W, तो दोस्तों यहाँ से ये कटेगा, और इसका जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 12.29। ठीक है, माइनस, ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 2.29, अब यहाँ पे -W है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे, क्योंकि W का मान हम लोग का कितना दिया था 2 दशमलव, यहाँ पे लिखेंगे 29 माइनस यहाँ पे W का मान 1.9 है, तो यानी 1.9 रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर ही रखेंगे। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 339 यानी 0.39। ठीक है, 1 से 1 गया 0 हो गया, 9 से 9 गया, यहाँ पे 0 भी आ गया। ठीक है, और बचा इसमें से, तो ठीक है 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, एक का मतलब E बराबर। ठीक है,
ईके का हम लोग का क्या होगा 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे देखिए एक हम लोग का आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, आपको समझ में आया। अब हम लोग निकालेंगे निवेशी विभवांतर। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है ये देख लेते हैं। अब निवेशी विभवांतर का क्या होता है ये देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे निरोधी विभव। ठीक है, निरोधी विभव हम लोग का ज्ञात करना था, निरोधी विभव। इसका सूत्र क्या होता है, V0 बराबर ई के बटा ई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे V0 बराबर ई के का मान आता था हम लोग का 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा ई का मान क्या आता है 1.6। ठीक है, ई का मान क्या होता है, ई का मान, अब चूंकि यहाँ पे ई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट देंगे। ठीक है, ई से ही। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा V0 बराबर 0.39 V यानी वोल्ट इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का निरोधी विभव का मान आ गया। तो दोस्तों हम लोग को दो मान मिल गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इतना वोल्ट। ठीक है, ये 9 है, यहाँ पे हम लिख दी है, यहाँ पे 9 है क्योंकि इसे ही कट गया। ठीक है, अब चाहते तो यहाँ पे मान भी रख के काट देते, लेकिन हम लोग मान रख के नहीं काटे, हम लोग डायरेक्ट काट दिए। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये देख लेते हैं। तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर इतना के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अब फोटान की ऊर्जा दिया है। ठीक है, फोटान यहाँ पे देखिए, आप लोग को एक मिनट यहाँ से हम दिखाते हैं थोड़ा सा मेजरमेंट करके। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फोटान। ठीक है, फोटान की ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा कितना होता है, ई बराबर एच भी बराबर एच सी बटा लिम्डा। ठीक है, जो हम लोग का पिछले वाला मान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गया। तो अभी ई बराबर हम लोग का क्या हो गया, एच का मान हम लोग को मालूम ही है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और सी का मालूम ही है 3 इंटू 10⁸ हम बटा लेमडा का मान रखना है। तो चूंकि इसमें लेमडा का मान कितना दिया था हम लोग का 5×10⁻⁷ थी, हम 5×10⁻⁷। ठीक है, मीटर। अब ई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको जब थोड़ा सा गुणा भाग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हमने आपको क्या बताया था, इसको भाग देंगे। तो चूंकि ई बराबर 3.96 भागा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऋण 19 से ऋण 19। अब इसको इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा ई बराबर 2.437 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मापांक में इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट आता है हम लोग का नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश, मतलब इसमें आवेश, प्रत्येक संधारित्र में आवेश ज्ञात करना है और बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं क्या होता है इसका। तो दोस्तों यहाँ पे फिगर देखिए, तो मान लीजिए C1 और C2। ठीक है, यहाँ पे C1 और C2 दिया है, यानी कि ई को माइक्रोफैरड ये है और 2 माइक्रोफैरड ये है। तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम चित्र, यहाँ पे मान लीजिए ऊपर दे दिया ऐसे करके। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका दे दिया 1 माइक्रोफैरड और इसका दे दिया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग का ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग तुल्य जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 1/c C1 + C2। ठीक है, तो मान लीजिए C1 और C2 दिया, ये C1 हो गया, C2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तुल्य धारिता। ठीक है, C बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 बटा C1 + C2। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब C1 का मान कितना दिया, 1 इंटू 2 कर देंगे, 1 + 2 कर देंगे, यानी 2/3 एक इसका आ जाएगा C बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे C बराबर 2/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है, धारा। तो धारा बराबर क्या होता है, I बराबर धारा, हम लोग I बराबर 1/R लिख सकते हैं। और चूंकि R बराबर R+, यहाँ पे ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि R मान लीजिए प्रतिरोध है, तो ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध और ये भी प्रतिरोध। एक मिनट देखिए, हाँ ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध, इसका 3 है, इसका 6 है और इसका 1 ओम है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे V बराबर 3 + 6 + 1, अर्थात V बटा 6 3 9 1 10, यानी 10। और V का मान कितना दे दिया था हम लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 12/10 करेंगे, यानी कि 1.2
एम्पियर। ठीक है, हम लोग का आई का मान कितना मिल गया है, 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है क्या, ए बी के बीच धारा। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं क्या, V बराबर आई इंटू आर पढ़े हैं जहाँ। ठीक है, अब आर आपका कितना दे दिया है, इसका मान लीजिए आई कितना दे दिया, 1.2 दे दिया गुणे। अब आर आपका कितना दे दिया है, यहाँ पे देखिए आर कितना दिया है, 6 3 9 दे दिया, यानी कि 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए बी के बीच निकालना है ना, तो ए बी यहाँ पे मान लीजिए ए बी निकालने हैं, तो ए बी के बीच कितना दिया है, 6 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 दूना 18 के 8, इक्यासी 9 9 9 10, यानी 10.8। ठीक है, बोल्ट आ गया। ठीक है, वोल्ट, ये चीज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को भी मिल गया, आई भी मिल गया, सी भी मिल गया, मतलब सब चीज मिल गया। अब यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है आवेश। ठीक है, आवेश के लिए तो हम लोग का भी बराबर क्या होता है, भी बराबर क्या होगा, क्यू बटा C1। ठीक है, तो मान लीजिए क्यू का मान कितना दे दिया। ठीक है, अब क्यू का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्यू का मान हमने कहा रखा है 7.2। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग दूसरा, यहाँ पे दूसरा निकालें और बी के बीच ये विभवांतर का हो गया, और यहाँ पे हम लोग का पहला का जब निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या होता है, हम लोग का सी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज, यानी कि हम लोग को पहला निकालने के लिए ये सूत्र प्रयोग करेंगे और दूसरा निकालने के लिए, तो पहले हम लोग पहला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला निकालेंगे तो क्यू बराबर सी का मान कितना दे दिया हम लोग का, सी का मान यहाँ पे आया था हम लोग का 2/3। ठीक है, 2/3 इंटू भी का मान कितना आया था, 10.8। ठीक है, तो जब हम लोग इसको पूरा कर देंगे तो 7.2 माइक्रो फैराड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने माइक्रो फैराड को अभी चेंज नहीं किया था। तो ठीक है, तो इसी में आंसर आ गया। ठीक है, 7.2। अब चूंकि हम लोग को क्यू मिल गया, ठीक है, क्यू भी मिल गया, वी भी मिल गया, मतलब हम लोग को सब चीज मिल गया। तो यहाँ पे विभवांतर निकाल लेंगे, भी बराबर क्यू का मान कितना है, 7.2, और C1 का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे एक से भाग दे दिए, यानी 7.2 वोल्ट। ठीक है, ये हम लोग का भी ए का मान है, भी ए का, भी बी का मान क्या हो जाएगा, भी बी का मान 7.2/2। यहाँ पे देखिए एक और ए है, तो मान लीजिए ए ले लिए, और एक और बी है, तो यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड लेनी है। तो जब 2 से भाग देंगे तो 3.6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक निकल गया, ए पे भी बी पे भी। अब चूंकि भी ए बी क्या होगा, भी ए बी, भी ए माइनस बी बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7.2 माइनस 3.6 इज इक्वल टू क्या होगा, 3.6 वोल्ट। यानी कि ये हम लोग का एक आंसर हो गया, और यहाँ पे एक आंसर हो गया, यानी कि आवेश इतना है और वोल्टेज विभवांतर इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये भी सवाल लग गया। ठीक है, तीनों। अब आते हैं, यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं घ, पोलराइड, पोलराइडो से समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज सवाल पूछा गया है, तो ये काफी ज्यादा लंबा है, तो थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखवाया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, 1 से 2 बार पढ़े। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया, देखिए पढ़िए, किसी पोलाइड की आपतित प्रकरण के परितः पूरा एक चक्कर घुमाने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं पड़ता है तो आपतित प्रकाश अध्रुवित हो जाती है, मतलब अध्रुवित होती है। ठीक है, जबकि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो परंतु किसी स्थिति में शून्य न हो तो आपतित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होती है। ठीक है, तथा निर्गत प्रकाश की आंशिक ध्रुवित नहीं, यहाँ पे निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, और यदि पोलाइड के एक चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम, मतलब 2 बार तीव्रता अधिकतम होती है और 2 बार शून्य हो जाती है, तो आपतित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा तुरंत। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समतल ध्रुवित वाला। ठीक है, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके करिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, ये पकड़ यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का इधर, हाँ ठीक है, इधर, हाँ। तो मान लीजिए ये वाला हम लोग का हो गया, लिखवा दिया आपको। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग लगवाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसी दूरदर्शी की विवेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसके विवेदन सीमा के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको आसानी से एकदम लिखे, दो वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी जबकि वस्तु किसी दूरदर्शी
द्वारा अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे सके उस उपकरण की विभेदन सीमा कहलाती है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के अनुक्रमानुपाती तथा अभिदृश्यक लेंस के व्यास अथवा द्वारक डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात विभेदन सीमा अनुक्रमानुपाती लैम्ब्डा बटा डी, और यहाँ पे लैम्ब्डा बटा डी का हमने मान रख लिया है 1.22। इसको रेडियन में बदला है तो यहाँ पे गुणा हो गया, ठीक है, 1.22 से इंटू हो गया, तो लैम्ब्डा बटा डी रेडियन। अब चूंकि एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे, विभेदन सीमा को दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आता है हम लोग का, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हम लोग का पहला क्या है। चौथा का क्या कह रहा है, नेट गेट का प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है और इसके हमें 3 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि कॉपी पे आइए देख लेते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कॉपी हो गया, अब यहाँ पे पूछा है नॉट गेट का प्रतीक, ठीक है। तो नॉट गेट का प्रतीक कैसे बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली एक लाइन लेना है, ये हम लोग का इनपुट हो गया ए, और यहाँ पे हम लोग को सिंपली एक तीर बनाना है और सिंपली यहाँ पे वाई लिख देना है, ये हम लोग का आउटपुट हो गया, और यहाँ पे एक गोल सा निशान दे देना है। ये हम लोग का नॉट गेट का प्रतीक हो गया, ठीक है। अब लिखा है बुलियन व्यंजक, तो इसका यहाँ पे बुलियन व्यंजक लिख लेंगे, बुलियन व्यंजक, ठीक है। इसका बुलियन व्यंजक क्या आ जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू वाई, या फिर इसको ए निगेटेड वाई पढ़ते हैं, ठीक है। इसको बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको बार नहीं पढ़ेंगे, ये मैथ में बार पढ़ा जाता है यानी गणित विषय में, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में अगर ऐसे दिया है तो ए निगेटेड इज इक्वल टू वाई या फिर ए नॉट इज इक्वल टू वाई पढ़ेंगे। अब दोस्तों इसकी सत्यता सारणी देख लिया जाए, सत्यता सारणी, ठीक है। दोस्तों ये भी बहुत इजी, आपको 3 लाइन में खाने बनाने हैं, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे ए लिख देना और यहाँ पे ए निगेटिव इक्वल टू वाई लिख देना है। ये 0 रहेगा तो इसको 1 और ये 1 रहेगा तो इसका 0। अब ये क्यों हो रहा है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो डाल दिया है, नॉट गेट, एंड गेट, आर गेट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिजिक्स के महत्वपूर्ण लिखा हो गया, महत्वपूर्ण फिजिक्स के प्रश्न, तो उसमें जाइएगा, अगर फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और भी इसके साथ कई ठो ऐसे हैं जो मिल जाएगा। तो दोस्तों इस पर हम लोग को 1 नंबर, इस पर 1 नंबर और इस पर 1 नंबर, टोटल इस पर 3 नंबर हम लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग का एक न्यूमेरिकल पॉइंट है यानी एक सवाल है। लिखा है एक उच्चीय ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा में मेंस में जोड़ दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें अधिकतम धारा पूछा है। तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, जैसा कि हमने सेट 2 में और सेट 1 में ऐसे सवाल लगा चुके हैं, तो यहाँ पे ये भी लगाना आसान होगा। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, तो पहले सूत्र लिखने से पहले मैं आपको बता दूं क्या दे दिया हम लोग का, NP बटा NS का अनुपात दे दिया है 1 यानी NP का दिया है 1 और इसका दे दिया 200, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात ऐसे दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है ये पहले लिख लेते हैं। NP बटा NS बराबर VP बटा VS बराबर IS बटा IP, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये सूत्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अधिकतम धारा पूछा है, मतलब धारा में बताना है। तो धारा मतलब अधिकतम धारा कौन है, हम लोग का IS है, यानी कि IS बराबर क्वेश्चन मार्क है। जबकि हम लोग का प्राथमिक यानी द्वितीयक धारा ये है, प्राथमिक धारा हम लोग का क्या दे दिया, IP बराबर 2 एम्पियर दिया है, ठीक है, AMP, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए VP का मान दे दिया हम लोग का 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट दिया है, लेकिन VS का मान नहीं दिया है और इसका मान दे दिया। तो इसकी मदद से और इसकी मदद से हम दोनों की मदद से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इस मतलब इसके बराबर ये भी होगा, यानी NP बटा NS इज इक्वल टू IS बटा IP होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम मान पुट करेंगे, इसका मान दे दिया है हम लोग का कितना 1/200, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/200 इसका मान दे दिया है और IS का मान हमें ज्ञात करना है और बटा
2 यानी 2 एम्पियर इसका दिया है, जैसे कि आपको प्रश्न में यहाँ पे दिख रहा होगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 एम्पियर दे दिया है आईपी का मान। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2IS बराबर 200। IS बराबर क्या होगा, 200/2। 2 से 2 काट देंगे, हो गया हम लोग का, यानी कि IS का जो मान आएगा हम लोग का कितना आया है 1। इसका इसमें गुणा करेंगे, नहीं दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 200IS आएगा। ठीक है, अब बराबर 2 आएगा, तो IS का जब हम लोग 2 से 200 में भाग देंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, यानी कि IS बराबर क्या आएगा 1/100। तो IS का मान कितना हो जाएगा 0.01 एम्पियर, यानी कि अधिकतम जो हम लोग का धारा है वो 0.01 एम्पियर है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप सवाल लगेगा थोड़ा ध्यान से लगेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे गलत कर दिया हूँ तो आप गलत मत कीजिएगा एग्जाम में, आप स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट लगाने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल क्या आता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है किसी फ्रिंज, ठीक है, किसी प्रिज्म के लिए यहाँ पे लिखा है आई, मतलब जो हम लोग का ऑप्शन कोड है आई माइनस यहाँ पे विचलन कोण है। ठीक है, विचलन कोण का वक्र खींचिए तथा इसमें न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित कीजिए, जिस सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म, मतलब ये जो हम लोग का सूत्र है ना, इसका निगमन करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों जैसा कि इसने कहा था चित्र मतलब खींचिए और दर्शाइए कोण, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोण भी हम लोग दर्शा दिए सिग्मा सिग्मा यम। ठीक है, इसको सिग्मा नहीं, यहाँ पे विचलन कोण है ये, तो विचलन कोण यहाँ पे विचलन कोण यम। तो यहाँ पे हम लोग का वक्र है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण जितने भी हम लोग दर्शा दिए, तो ये हम लोग का एक चित्र फाइनल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे चित्र आप पैसे बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन, मतलब सूत्र का निगमन। तो देखिए सूत्र का निगमन बहुत ईजी है, कैसे करना आपको बताते हैं। इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़िए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन, यानी हम जानते हैं कि यदि किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण अपवर्तक कोण है, ठीक है, अपवर्तक कोण ए इसके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर आयतन व अपवर्तन कोण क्रमशः I1 व R1 तथा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर आयतन व निर्गमन कोण क्रमशः R2 व I2 हो, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2, ठीक है, बराबर A माइनस, यानी A, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे -A प्लस I1 प्लस I2, यहाँ पे आप I1 प्लस I2 माइनस A बराबर विचलन कोण, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अब अल्पतम विचलन की स्थिति में सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा यम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये जो हम लोग का समीकरण देखिए यहाँ पे जो हम लोग का आई है तो इज इक्वल टू आर है, मतलब इतना बराबर आर, और I1 इज इक्वल टू I2 बराबर आई हो गया, यानी कि जो हम लोग का ये I1 था, जो R1 R2 था, ये हम लोग का R1 और R2 क्या है बराबर हो गया आर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, अतः R प्लस आर इज इक्वल टू ए, यानी 2R बराबर ए। ठीक है, और सिग्मा यम का जो यहाँ पे मान था, यहाँ पे देखिए सिग्मा वो क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सिग्मा यम रहेगा। ठीक है, तो सिग्मा यम बराबर क्या होगा, आई माइनस है, यानी 2I माइनस है। ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 3 है, यहाँ पे हम लोग का समीकरण 4 हो गया, यहाँ पे देखिए समीकरण 4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे तब स्नेल के नियम से समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्नेल का नियम हमने लगा दिया। स्नेल के नियम लगाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, परिवर्तन कोण R बराबर A/2 तथा आपतन कोण I बराबर A प्लस सिग्मा यम अपॉन 2, यानी कि हम लोग को ये चीज मिल जाता है। ठीक है, कहाँ से, पिछले से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, साइन I बटा साइन R। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे R का मान दिया है और आई का मान दिया, तो आई का मान इसमें रख लेंगे, आर का मान इसमें रख लेंगे, जैसा कि इसमें रखा गया है। ठीक है, और यही हम लोग को सूत्र प्रूफ करना था और यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे देखिए सिंपली यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, यहाँ पे ये चीज हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए नीचे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है,
तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन में मत रहिए, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ जो हम लोग का रियल सूत्र होता है यही होता है, ठीक है, प्रूफ करने के लिए, और यही आता भी है, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक ये पिछली भी मतलब सेटों में पूछ चुका है, 2 में, सेट 2 में पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यू भी आ रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, तो अच्छा खासा वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे घ देख लेते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन संबंधी रदरफोर्ड सोडी का नियम दीजिए। दोस्तों इसको तो मैं बारीक से एकदम अच्छे से समझाया हूँ आपको, एक वीडियो में टोटल 9 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन एकदम अच्छे से आपको समझाया हूँ। रटने का तो जरूरत ही नहीं है, आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं 9 मिनट के 9 मिनट अगर आप देख ले रहे हैं तो 100 में 100% ये आपका तैयार हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि 100 में 100% ये इस साल जरूर पूछेगा रदरफोर्ड सोडी का नियम, क्योंकि ये 2020 के मॉडल पेपर में भी है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मॉडल पेपर 2020 है, अध्याय हेतु यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, कहीं इधर ही होगा, ये 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड सोडी, ठीक है, यहाँ पे देखिए n बराबर n0 माइनस लेम्डा टी का निगमन कीजिए। और सेम टू सेम हम लोग का वही प्रश्न यहाँ पे भी है, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए n बराबर n0 e के पावर माइनस लेम्डा टी। तो दोस्तों इसको मैंने एक अच्छी से वीडियो में बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, ठीक है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को ओपन करके होम पेज में अगर आप उसको खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है किरचॉफ के विद्युत परिपथीय संबंधित नियमों की सहायता से, मतलब संतुलित वाटहीन से व्हाइटस्टोन सेतु की सूत्र, यानी कि ये जो सूत्र है हम लोग को प्राप्त करना है, यानी कि निगमन करना है। तो दोस्तों ये भी बहुत ईजी है, आइए देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो व्हाइटस्टोन सेतु में क्या होता है। तो दोस्तों फिगर किस प्रकार होता है, यहाँ पे देखिए फिगर इस प्रकार का होता है, ठीक है। व्हाइटस्टोन सेतु को अगर आप इसको एक बार फिगर बना देते हैं तो आपको सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। अगर 3 नंबर चाहिए तो थोड़ा मोड़ा तो इसके चित्र के बारे में लिखना ही पड़ेगा, तभी इस पे कुछ नंबर मिलेगा। दोस्तों इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, एक नहीं इस पर 2 नंबर मिलेंगे थ्योरी पे, और थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल पॉइंट हल करेंगे तो आपको 1 नंबर उस पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। व्हाइटस्टोन सेतु में प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए ये हम लोग का जो प्रतिरोध है R, जिसको हम प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो प्रतिरोध है तो इसका नाम क्या दिए हैं, PQRS, ठीक है। चूंकि हम लोग को क्या प्रूफ करना था हम लोग को, हाँ P/Q बराबर R/S, यानी जो हम लोग को P और Q के रूप में प्रयोग करना है, तो हम लोग इसका नाम यही देंगे, ठीक है। तो इसका नाम ही, ये चीज आप जरूर याद कीजिएगा कि जो ऊपर वाला प्रतिरोध है उसको पी कहेंगे, और इधर वाले को क्यू, इधर वाले को आर, इधर वाले को यस। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा, अगर यहाँ पे पी यहाँ पे क्यू लिख दिए और यहाँ पे आर यहाँ पे यस लिख दिए ना, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चित्र में अगर आप नाम गलत दर्शाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जानकारी मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे चतुर्भुज है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे शेप में बना है, लेकिन आपको एक चतुर्भुज टाइप का दिख रहा होगा। अगर इसको हम लोग ऐसे कर दे, थोड़ा सा रोटेट कर दे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, श्रेणी क्रम में चतुर्भुज बनाया जाता है। चतुर्भुज ABC की भुजाओं में जोड़े गए प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि पूंजी K व K2 को बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इस दशा में धारामापी संतुलित हेतु अस्थाई हो जाता है, जबकि कुंजी K1 को दबाकर धारा I प्रवाहित की जाती है, तो संधि A पर 2 भागों में I1 व I2 के रूप में बट जाता है। मतलब जब धारा हम लोग को प्रवाहित की जा रही है तो I1 व I2 के रूप में विघटित हो जा रहा है, मतलब अलग अलग हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं I1 इधर जा रहा है और I2 इधर आ रहा है, तो ये I1 ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, और I2 क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, फिर दोनों मिलके नीचे जा रहे हैं, तो फिर ये I1 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे बंद पाश ABDA। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये A है और ये B है और ये D है और ये C है, यानी कि AB और DA, मतलब इन दोनों को हमने लिया, ठीक है।
इन दोनों में कौन सी धारा बह रही है, तो I1 बह रही है और I2 बह रही है। और चूंकि ये P है और R है, यहाँ पे देखिए ये P है और R है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि लिख देंगे I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको जब इस धर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि I1 P इज इक्वल टू I2 R, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे बंद पास BC DB, यहाँ देखिए BC DB, मतलब BC DC भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे DC हम लोग करते हैं BC और DC, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1Q माइनस I2S, यानी कि जो हम लोग का Q है वो माइनस यस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, तो फिर इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से P बटा Q बराबर R बटा यस, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। और चूंकि प्रूफ कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को क्या माने I2 I1 इंटू पी, इसको क्या माने I1 इंटू क्यू, तो I1 और I2 है, यानी जब समीकरण 2 को इससे इसको भाग देंगे तो I1 से I1 कटेगा, लेकिन P बटा क्यू नहीं कटेगा, यानी P बटा क्यू यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका मन करे तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। संतुलित होने की दशा में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मन करेगा तो एक लाइन लिख लीजिएगा, एग्जामिनर थोड़ा देखेगा तो इम्प्रेस हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या आता है, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, आप देखिए, जब किसी LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात XL धारिता प्रतिघात XC के बराबर होता है, तो उसे वैद्युत अनुनाद कहते हैं तथा इस परिपथ को अनुनादी परिपथ भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ वो परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज आवृत्ति परिपथ की समभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में थोड़ा एक लाइन जिक्र किया गया है, हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो जिक्र करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है, माना कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तब परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि जेड बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, R स्क्वायर ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर। तो XL बराबर क्या होता है WL और XC के बराबर होता है माइनस 1/WL, यानी इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये W के जैसे दिखता है और ओमेगा ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ओमेगा L पढ़ेंगे, ना तो कि W पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुनादी की स्थिति में XL बराबर XC, यानी कि हम लोग का अनुनादी स्थिति में क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है, जैसा कि अभी हमने डिफिनीशन में पढ़ा है। तो यहाँ पे जब ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, और ये बराबर होगा तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये भी बराबर होगा। तो दोस्तों जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग क्या लिख दें, LC, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बराबर, तो दोस्तों आपको आवृत्ति बराबर सूत्र होता है F बराबर ओमेगा बटा 2 पाई। तो ओमेगा का मान दिया 1/LC, 1/√LC, तो यहाँ पे 1/√LC का मान रखें 2 पाई, यानी कि हम लोग का आवृत्ति हो गया। और यहाँ पे भी एक 2 लाइन लिखा गया, मात्र 2 लाइन, ठीक है। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति है जो कि LCR परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति है, परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वाभाविक आवृत्ति होती है परिपथ की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 लाइन लिखा गया, ठीक है। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति है जो कि LCR परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति होती है। तो दोस्तों बस इतना ही लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यफ आरोपित है, ठीक है, यहाँ पे यफ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे यफ हमने छोड़ दिया, थोड़ा दूर लिखे हैं तो यहाँ पे छूट गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहीं से यहाँ तक लिखना है, ठीक है, 2 लाइन। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है आगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा
परिपथ में विभवांतर का वर्ग, मतलब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम लोग को दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा दिया है, मतलब वर्ग माध्य मूल का मान यानी VRMS दे दिया है 100√2 वोल्ट, और पूछा क्या विभवांतर का शिखर मान यानी V0 पूछा है, और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान भी पूछा है, ठीक है। तो औसत मान क्या होता है, VM होता है, ठीक है। इसको VAM भी कहते हैं, ठीक है। औसत मान मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो हम लोग को दे दिया है VRMS इज इक्वल टू 100√2, और हम लोगों से V0 पूछा है। तो V0 बराबर क्या होता है, VRMS इंटू √2, ये हम लोग का पहला पॉइंट है। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, 100√2 इंटू √2, यानी इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 2, यानी कि 200 V0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट पूछा है, कौन सा, क्या पूछा है, पूरे वक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, यानी विभवांतर का जो औसत मान होता है, ठीक है। तो VAB भी इसको कहते हैं, V बराबर M भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मान होता है 2 इंटू V0/π, ठीक है। तो इसको 2 गुणे, जब V0 का मान रखेंगे 200/3.14, यानी ये पाई का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2×400/3.14, जब इसको आप इससे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 127.4 वोल्ट, ठीक है, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये सूत्र थोड़ा सा याद रखना है, बस ये वाला, ठीक है। V0 इंटू VRMS, यहाँ पे देखिए नीचे कर देते हैं, ये एक सूत्र का हमने प्रयोग किया है, ये वाले, और एक ये सूत्र का, ठीक है, ये वाला सूत्र, और यहाँ से ये वाला सूत्र, ठीक है। यहाँ पे 2 सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो ये सवाल लग गया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट पूछा था, यहाँ पे 2 पॉइंट हमने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इनकी परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी परिभाषा लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परिभाषा आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको भूचुंबकत्व की परिभाषा यानी अवयव का, पृथ्वी के चुंबकीय गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयवी कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव होते हैं, एक होता है दिक्पात कोण, एक होता है नति कोण, एक होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यहाँ पे देखिए दिक्पात कोण क्या होता है, किसी स्थान पर चुंबकीय यमायोत्तर तथा भौगोलिक यमायोत्तर के बीच न्यून कोण, मतलब न्यून कोण जो होता है वही दिक्पात कोण होता है। और दोस्तों नति कोण के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, उसमें अच्छे से बताया है, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो बता दिए वो नहीं बताना चाहते, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरा नहीं बताया हूँ तो इसलिए इसे बता रहा हूँ, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, किसी स्थान पर चुंबकीय यमायोत्तर में कार्यरत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE का जो घटक क्षैतिज दिशा के कार्य करता है उसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी कि H कहते हैं। तो दोस्तों इसको सब आप कॉपी में लिखते जाइए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम जिस दिन आपका पेपर हो ना, इसमें से जब दोहराने बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मतलब हर साल आता है यार। तो दोस्तों इस पर तो मैंने ऑलरेडी दोनों वीडियो डाल दी, एक अपवर्तन का एक परावर्तन का, आप दोनों ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। आपको मैं बताया हूँ ना, फिजिक्स इंपॉर्टेंट करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे प्लेलिस्ट में आपको पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे। तो आप उस पूरा प्लेलिस्ट को आप चाहे तो देख सकते हैं पारा पारी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको ये भी डाल दिया हमने, और मैं आपको बता दूं ये अच्छी स्थिति है, ठीक है, अक्ष के किसी बिंदु पर, यानी ये अच्छी स्थिति है। तो इसका भी हमने वीडियो डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी, अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति, इन्हीं दोनों में से कोई एक आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे हाइगेन्स का जो है ना, ये अपवर्तन का आता है और परावर्तन का आता है, यानी कि इसमें से भी 2 में से कोई एक आता है, यानी अपवर्तन या तो फिर परावर्तन आएगा, इसमें अच्छी है नहीं तो निरक्षी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छी है इसमें पूछा है और इसमें
परावर्तन पूछा, अपवर्तन नहीं पूछा इसमें, निरक्षीय नहीं पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला हम लोग को फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने बना लिया फिगर, ठीक है। छुआ यहाँ पे देखिए, छुआ हमने लिखा है नंबर। फ्रिंज चौड़ाई मापकर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। दोस्तों ऐसे भी पूछ देता है, ठीक है। अब फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसका डायग्राम चित्र ऐसे बनाना है, ठीक है। ये आपका क्या है, यस पर्दा है, और ये भी दो पर्दे हैं, यस वन और यस टू। और यस वन से यस टू की दूरी कितनी है, तो स्मॉल डी है, ठीक है। और यस वन और यस टू से डी दूरी, कैपिटल डी दूरी पर एक और पर्दा है, पी ओ, ठीक है। पी ओ पर्दा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पे लिखा क्या गया, माना यस एक रेखा छिद्र है। तो देखिए यहाँ पे छिद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे छिद्र इसको डिनोट किया गया है, ठीक है, छिद्र, जिससे एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। इस रेखा छिद्र में आगे दो रेखा छिद्र यस1 व एस2 है। यहाँ पे दो दो बार रेखा हो गया, ठीक है। यस1 व एस2 है जो एक दूसरे से डी दूरी पर है, मतलब स्मॉल डी। यहाँ पे देखिए मैंने कहा है ना, यस1 से यस2 की दूरी स्मॉल डी है, स्मॉल स्मॉल डी दूरी पर स्थित है, ठीक है। इससे इससे मतलब यस से, ठीक है, यस, ठीक है, ये यस है। यस से गुजरने वाली प्रकाश तरंग, ये यस है, यस से गुजर रही है। यस से गुजरने वाली प्रकाश तरंग यस1 व एस2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, ठीक है, जो दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज बनाती हैं। माना पर्दे पर स्थित बिंदु P एक दीप्त फ्रिंज है जिसका O से दूरी xn है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का बिंदु P है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है, दीप्त फ्रिंज है, ठीक है, दीप्त फ्रिंज है, ठीक है। तो उसकी दूरी हम लोग की क्या है, PO से xn है, ठीक है, xn दूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए xn माना गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लिखेंगे यस1 और यस2 से चलने वाली तरंगों का पथांतर, यस2 P माइनस यस1 P इज इक्वल टू यस2 A, ठीक है, जो हम लोग का पथांतर है। ये क्या हम लोग का पथांतर है। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखिए लिखा गया, त्रिभुज त्रिभुज यस1 यस2 A तथा PCO, यानी कि देखिए त्रिभुज यस1 यस2 A तथा P हो गया, C हो गया, O हो गया, यानी कि PCO, ये वाला त्रिभुज जो हम लोग का ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, ठीक है, ये एक त्रिभुज और हम लोग का एक यह त्रिभुज, ठीक है, लिया गया। तो एक समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है। अब यहाँ पे साइड में हम आपको दिखाते हैं, एक हम लोग का ऐसे बना है, ठीक है, एक ऐसे बना है जिसका नाम क्या है, यस1 यस2 और A है, ठीक है। और एक हम लोग का बना है ऐसे, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, P है, O है, C है, ठीक है। और यहाँ पे है 90 डिग्री का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज बना गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया यस2 A बटा यस1 यस2 बराबर PO बटा CP, ठीक है, ठीक है। CP नहीं, यहाँ पे CO है, ठीक है। तो CP और CO की दूरी मतलब दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया CO बराबर CP। अब क्यों बराबर, आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर हम इसको किसी एंगल में ले जाएं, मान लीजिए इसको ले चलते हैं S2A, अब यहाँ पे देखिए S2A यानी कि ये 90 डिग्री पे है, और POC यानी कि ये थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब यहाँ पे हम लोग का ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया, ठीक है। तो यानी कब इसको हम एक ही तरह से अगर करें तो यहाँ पे C मान लीजिए ऐसे हमने बनाया, ठीक है, ये थीटा हो गया और ये 90 डिग्री का हो गया, ये P और ये O है, और फिर यहाँ पे थीटा है तो इसको ऐसे हम पलटेंगे तो फिर हम लोग का यस2 ये हो जाएगा और यस1 हो जाएगा और ये हम लोग का A हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए यस2 ए यानी PO, ठीक है, सेम टू सेम है, ठीक है। यस2 A यानी PO, यहाँ पे देखिए यस2 A यानी PO, ठीक है। यानी जो हम लोग का यस2 A है, ये वाला जो है हम लोग का यस2 A, वो किसके बराबर है, PO के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यस2 A हम लोग का क्या लिए हैं, PO, यस1 और यस2, ठीक है, CP है ना, यस1 और यस2 क्या है, CP है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि CO बराबर CP, यानी यहाँ पे CO भी लिख सकते हैं, CP भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए CO लिख दिए, ठीक है। तब देखिए PO की दूरी कितनी थी, xn थी, ठीक है। तो यहाँ पे n लिख दीजिएगा, ठीक है, xn, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और D यानी
सी से ओ की दूरी कितनी है, डी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डी लिखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीर का गुणा कर लेंगे तो यस टू ए यक्सियन डी बटा कैपिटल डी, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्रकाश की तीव्रता अधिकतम अधिकतम स्थानों पर होगी जहां प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा डॉट 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 होगी, मतलब आगे भी होगी। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है। तो दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र क्या बनेगा, एक्स एन डी बटा कैपिटल डी बराबर एन लेमडा। अब एन हम लोग का क्या है, जहां एन 0 से 1 2 3 4 है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एन बराबर एन लेमडा डी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आ गया। अब यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना एन वी तथा एन प्लस 1 वी दीप्त फ्रिंज की स्थितियां हैं, तब एक्स एन तथा एक्स एन प्लस 1 है, तब एक्स एन बराबर एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, एक्स एन प्लस 1 बराबर एन प्लस 1 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे एक्स एन है ना, तो जब एक्स एन लिखा है तो एन रखे हम, और जब एक्स का नीचे जो एन प्लस 1 है तो हम इसके एक्स के एन की जगह पे एन प्लस 1 रखे हैं, ठीक है। तो सेम चीज वो रखा है। तो फ्रिंज की चौड़ाई डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। तो फिर हम लोग इसका मान पुट कर लेंगे, जो हम लोग का इसका मान आया था, फिर इसका माइनस कर देंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो फिर हम लोग का ये आएगा, तो इससे इससे कट जाएगा, यानी कि लेमडा डी आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो दोस्तों ये चीज आ जाता है। अब हम लोग का अगला आता है नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, तथा अथवा में क्या आता है, A1 तथा A2 आयामों तथा समान आवृत्ति की तरंग के अध्यारोपण के उत्पन्न परिणाम तरंग के आयामों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जहां फाई तरंग के बीच कालांतर है, यानी फाई जो है ना कालांतर है, ठीक है, उन तरंगों के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अथवा, ठीक है, दो, ये हम लोग का हेडिंग है। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है, बस आपको 2 लाइन खाली ये लिखना है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिखा हूँ तो इसलिए राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको पढ़ पढ़ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करके मेरी बातों को सुनकर पढ़कर आप लिख सकते हैं, ठीक है। माना एक ही आवृत्ति के दो सरल आवृत्ति माना एक ही आवृत्ति के दो सरल आवर्त अग्रगामी तरंग एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। अग्रगामी तरंगे एक ही दिशा में चल रही हैं, तो ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, माना उन आयाम माना उन आयाम A1 व A2 हैं, मतलब उनके आयाम क्या है, A1 व A2 है, मतलब A1 है और A2 है, क्या है, आयाम है, ठीक है। इन दोनों आयाम है, ठीक है। तो A1 है A2 है, तथा उनके बीच का कालांतर क्या है, हम लोग का फाई है, ठीक है, फाई है। तो माना उन तरंगों का विस्थापन समीकरण Y1 व Y2 है, तो यहाँ पे Y1 बराबर क्या हो गया, A साइन ओमेगा टी, और Y2 बराबर क्या हो गया, A2 साइन ओमेगा टी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब तरंगे ऐसे चलती हैं, ठीक है, ऐसे चलती हैं, ठीक है, तो ऐसे चलती है तो इसका ये किस चीज का ग्राफ है, तो साइन का ग्राफ है, मैथ में पढ़े होंगे। तो साइन का ग्राफ क्या होता है, ये साइन थीटा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे ओमेगा टी होता है, चाहे ओमेगा थीटा टी होता है। तो यहाँ पे उसी चीज को आयाम के एक जगह पे A1 लिखे हैं, वाई की जगह पे Y1 लिखा है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है अध्यारोपण के सिद्धांत से Y बराबर Y1 प्लस Y2, ठीक है। अब दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिए, यानी Y1 प्लस Y2, Y1 का मान कितना दिया है, ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे रख लिए, और Y2 का मान यहाँ पे रख लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे दोनों मान दिखने को मिल गया होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है, ठीक है। तो Y बराबर हमने दोनों मान रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज हम लोग का और ये चीज, तो यहाँ पे ये देखिए ये अलग है, ठीक है, यानी ये एक में है तो ये अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, ध्यान से देखिएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। आपने ये 9 10 में पढ़ा होगा, ठीक है, और 11 12 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे यानी ये 4 साल से लगातार इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
ए की जगह पे हमने क्या लिखा है साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ए की जगह पे क्या ओमेगा टी है, यहाँ पे बी की जगह पे क्या है फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी यानी साइन है, कॉस बी, तो कॉस बी की जगह पे क्या था फाई था यानी कॉस फाई रखे हैं। फिर कॉस ए साइन भी होता है ना, तो यहाँ पे देखिए ए ओमेगा टी और बी की जगह पे फाई, यानी यहाँ पे हम लोग किस सूत्र का प्रयोग किए हैं, साइन ए प्लस बी वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए टू हम लोग का बाहर है, यानी कि ए टू वाला ये था बाहर था, फिर ए टू का हम गुणा करेंगे, ठीक है। वाई बराबर ए वन साइन ओमेगा टी, ये सेम टू सेम उतर रहा है, ए टू का गुणा करेंगे इसमें तो ये आ गया, और फिर ये आ गया, सेम टू सेम ए टू का खाली आपको गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली लिख देना है आपको, माना ए वन प्लस ए टू कास फाई इज इक्वल टू आर कास थीटा, और ए टू साइन फाई बराबर आर साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ए वन साइन ओमेगा टी यहाँ पे है और ए टू साइन ओमेगा टी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है, ठीक है। और ये ए वन है और ए टू है, ये कॉस फाई है। अगर हम दोनों में से चाहें तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन किए हैं, ठीक है। और साइन ओमेगा टी अब जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए वन बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए टू कास फाई बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ए वन बचा है और ए टू कास फाई बचा, मतलब एक ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ तक का हम लोग का हो गया तो यहाँ पे हम लोग का ए टू कास ओमेगा टी साइन फाई है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी ए टू साइन फाइव। अब गुणा इधर हो चाहे उधर हो, यानी 2 into 4 हो या 4 into 2 हो, तो बात एक ही है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया y बराबर, अब इतना को हमने क्या माना है आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा यहाँ पे मान रख लिया है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और फिर प्लस यहाँ पे हमने ए टू साइन फाइव को क्या माना था, आर साइन थीटा, तो यहाँ पे इसका मान रख लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही होगी, अगर आर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ए बी बी और ए बी, यानी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी फिर हम लोग को ए प्लस बी वाला फार्मूला मिला ना, तो हम आर कॉमन करेंगे साइन ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस थीटा, तो फिर हम लोग इस रूप में बदल देंगे, ठीक है। यही परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है, ठीक है। और 2 लाइन बस आपको लगाना है, यहाँ तक आपका लगेगा, बस आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे केवल आपको मैथ हल करना है, जैसे मैथ हल किया जाता है ना वैसे ही हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण वन व समीकरण दो को वर्ग करके जोड़ने पर। अब जो यहाँ पे हमने माना था ए वन प्लस ए टू, तब इसको क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना है। तो दोस्तों अब मान लीजिए इसको वर्ग करके जोड़ना है, मतलब इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं दिखाया है, ठीक है, डायरेक्ट हमने गुणा कर लिया, जैसे कि आपको फ्रेम में दिख रहा होगा, माना इतना है ना, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस ये है हम लोग का ए हो गया, ये बी होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है ना। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर मतलब ए की जगह पे क्या है, ए वन है, तो ए वन का स्क्वायर है प्लस ए टू कास फाइव यानी इसका स्क्वायर, यानी ए टू का स्क्वायर कास फाइव का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस क्या होता है, 2 a into b होता है ना, तो देखिए टू टू लिखे हैं, ए है ए वन है, बी बी मतलब ए टू कास फाइव, मतलब इतना लिख दें प्लस। अब प्लस हमने क्या किया था इसका, यानी यहाँ पे देखिए समीकरण एक व दो को ना वर्ग करके जोड़ने पर, मान लिया समीकरण एक को वर्ग कर लिया, फिर समीकरण दो को वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए टू का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव, मतलब यहाँ पे इसको भी हमने कर दिया, ठीक है। अभी इधर का क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आर कास फाइव आर साइन थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा इन प्लस साइन कॉस साइन आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इन दोनों का स्क्वायर किए तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हम लोग का इसका बराबर 1 होता है, यानी सूत्र में 1 होता है, ठीक है। और वैसे ही इसमें ए टू का स्क्वायर हम जब कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, मतलब इन रूपों में आ जाएगा, तो इसका भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 1 करेंगे, इसको भी 1 करेंगे, तो देखिए ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाइव इज इक्वल टू R2। अब बस यही हम लोग का यहाँ पे समीकरण है। अब एक लाइन और लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ R परिणामी तरंग का आयाम है, ठीक है, बस। तो दोस्तों बस उसमें उतना ही लिखना था आपको, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, कॉपी में अपना। हम तो अब ये कहेंगे कि जब मैं वीडियो आप देख रहे हैं ना तो कॉपी किताब लेकर बैठिए, ताकि आपको नींद भी ना आए और आप पूरा का पूरा वीडियो देख के आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अब सतह क्या करें, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम लिखिए, पीएन संधि डायोड
पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझिए। तो दोस्तों हमने पिछले ही सेट 2 में हमने ये वाला सवाल हल कराया था, ठीक है, पूरा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। बस उसमें ये नहीं पूछा था कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम लिखिए, ये चीज नहीं था। बाकी ये सेम सवाल है, ठीक है। तो आप सेट 2 जब लगाएंगे ना तो आपको ये सवाल मिल जाएगा। तो आप सेट 2 का मैं वीडियो डाल दिया हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसके नाम जान लेते हैं, ठीक है। तो नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, संयोजी बैंड, चालन बैंड, निश्चित ऊर्जा बैंड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 नाम आपको बता दिया, आप 2 नाम भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। बाकी आपको वो चीज हमने जो सेट 2 में बताया उसका यहाँ पे चित्र उत्तर बनाकर आपको निगमन थोड़ा सा उसके बारे में, चित्र के बारे में लिखना है, ठीक है। तो आप सेट 2 का भी वीडियो देख लीजिएगा। अब दोस्तों 8वां में आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक चित्र दर्शाइए, परिपथ देते हुए समझाइए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर वोल्टेज प्रवर्धक के रूप में कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों हमने इसका भी आपको मैंने सेट 1 में और सेट 2 में इसका भी जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे एनपीएन और पीएनपी हमने दोनों बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से ना सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, पीएनपी और एनपीएन, जो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है सेट 1 और सेट 2 में, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं रहता कि मैं बार बार आपको पढ़ाऊं, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा ताकि आपको दोनों ओर से नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक और चीज पूछा है, वोल्टेज प्रवर्धक के रूप में कैसे कार्य करता है, मतलब इसके कुछ उपयोगिता। यहाँ पे हमने लिखा है निवेशी सिग्नल, यहाँ पे देखिए निवेशी सिग्नल तथा निर्गत सिग्नल वोल्टेज के बीच कालांतर 180 डिग्री का होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक से ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें वोल्टेज लाभ उच्च होता है, वोल्टेज लाभ एक समान होता है तथा शक्ति लाभ उच्च होती है। तो दोस्तों आपको ये लिखना होगा, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में लिखना है यहाँ पे। अब बाकी जब ये वाला चीज हमको लिखना है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये वाला, जब इतना तक हो जाएगा ना तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज प्रवर्धक के रूप में कैसे कार्य करता है उसके जगह पे ये लिखेंगे। बाकी आपको केवल चित्र बनाना है और परिपथ बनाना है, जैसे जैसे प्रश्न पूछा मैं अपने सेट 1 और सेट 2 आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा सवाल, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम 8वें पे, पृथकृत गोलीय चालक के परावैद्युत किए वाले माध्यम में स्थित इसके लिए धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए। तो रहा ये आपका, ठीक है, धारिता का सूत्र का निगमन आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक गोला है छोटा सा और एक बड़ा गोला है, ठीक है। तो दोस्तों आप लंगड़ा प्रताप लेके जाइएगा एग्जाम में, ताकि अगर ये चीज आए तो आपको गोले से, अगर आप पेन से बनाएंगे तो आपका मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे गोले से बनाना है और इसके ऊपर ऋण आवेश दे देंगे और इसके अंदर धन आवेश दे देंगे, जो हम लोग का बी गोला है और ए गोला है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका कुछ इसके मतलब लिखा गया। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इतना शॉर्ट में। आप पूरा रिसर्च कर लीजिए नेट पे, कहीं भी आपको इतना शॉर्ट में नहीं मिलेगा। तो मैं जो इतना शॉर्ट में बता रहा हूँ आप पढ़िए इसको। माना दो संकेंद्रीय खोखला गोला ए व बी है। तो ये देखिए संकेंद्रीय खोखला गोला है, ठीक है, जिसका ए है और बी है, ठीक है। त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। जब गोला ए को -q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा गोले बी पर +q आवेश उत्पन्न हो जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। जब हम ए गोले को ऋण आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण बी गोले पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जब एक बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और इसको आप कॉपी पे लिखते चलिए, ठीक है। गोले ए पर -q आवेश के कारण V1 बराबर 1/4πε0 इंटू के -q/R2। अब गोले बी के अंदर +q आवेश के कारण विभव, अब गोले बी यानी गोला बी है, बी के अंदर है ना +q आवेश, तो यहाँ पे +q आवेश के कारण विभव। तो V2 बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू +q/R1। अब देखिए इसकी त्रिज्या, इसकी दूरी कितनी है, R1 है, और इसकी दूरी कितनी है, R2 है। तो हम अब B को निकालना है ना, तो इसलिए यहाँ पे R1 रखा गया, R2 यानी कि इसके लिए रखा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए विभव एक अदिश राशि है, अतः गोले ए पर परिणामी विभव VA बराबर V1 + V2। अब आपको यहाँ पे देखिए VA बराबर 1/4πε0 इंटू के ब्रैकेट में। अब V1 + V2 यानी V1 का जो मान आया उसको
और V2 का मान जो है उसको हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो V1 का मान क्या था, -Q/R2 था, और प्लस, और V2 का मान +Q/R1 था। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो मान लीजिए ये माइनस है, तो माइनस को हम सोच रहे हैं इधर कर दें और इसको इधर कर दें, तो यहाँ पे ये चीज हुआ है, ठीक है। ये Q और ये Q यहाँ पे माइनस लग गया, तो यहाँ पे देखिए R2 था, तब यहाँ पे R1 है, और यहाँ पे वही R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे VA बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अब Q कॉमन कर लेंगे, तो Q कॉमन करेंगे तो 4πε0 अब इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे R2 हो जाएगा, इस पे एलसीएम लेंगे तो R1 हो जाएगा, इन दोनों का इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए VA बराबर Q/4πε0 इंटू R2 माइनस R1/R2 इंटू R1। गोले बी का संपर्क पृथ्वी से होने के कारण इस पर विभव Vb शून्य होगी या फिर शून्य है, अतः गोले ए व बी के बीच विभवांतर डेल्टा V बराबर Vb माइनस बी है। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी के संपर्क में है, तो यहाँ पे देखिए गोला बी है, तो यहाँ पे देखिए गोला बी क्या है, पृथ्वी के संपर्क में है। ये निशान हम लोग का ये चीज दिखाता है कि ये पृथ्वी के संपर्क में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे VB माइनस VA, तो यहाँ पे देखिए 0 माइनस इतना करेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा V बराबर Q/4πε0 R1 माइनस R2/R1 इंटू R2। अब सोच रहे होंगे कि आप यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे R2 माइनस R1 है, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 लिए, यानी माइनस का गुणा क्या किए हैं, इसमें कर दिए हैं, ठीक है। तो माइनस का गुणा करेंगे तो R2 माइनस हो जाएगा, R1 प्लस हो जाएगा, तो आप पे यही चीज लिखा गया, ठीक है। अब चूंकि धारिता की, अब जो धारिता का सूत्र होता है, संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V होता है, यानी C बराबर Q/डेल्टा V। तो डेल्टा V का मान हम लोग का जो आया है वो यहाँ पे रख लेंगे, तो Q से Q कट जाएगा, फिर इसको पलट के ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे C बराबर 4πε0 इंटू K ब्रेकेट में R1 इंटू R2/R1 माइनस R2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैराड, इसका मात्रा फैराड होता है, ठीक है। अब निर्वात या वायु में, यानी कि निर्वात में चाहे वायु में K बराबर 1 रखते हैं, ठीक है। तो K बराबर 1 पर C बराबर 4πε0 इंटू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 फैराड। तो दोस्तों ये चीज हम लोग का धारिता का सूत्र का निगमन है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज हम लोग को हो गया, तो फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए दोस्तों, हमको लगता है या फिर गलत प्रिंट कर दिया या फिर एक ही में है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही 5-5 नंबर के सवाल है, इन दोनों को अलग अलग देना चाहिए, लेकिन एक में दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर सोचें कि चलो दोनों ही बता दें, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैंने दोनों बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, दो आवेश चालकों में एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए देख लेते हैं वो भी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दो आवेशित चालकों के, मतलब यहाँ पे सवाल आपका लिखा गया है शॉर्टकट में ताकि आपको बुझाएगा, ठीक है, इसी का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है, माना चालकों का प्रारंभिक स्थिति ऊर्जाएं U1 बराबर 1/2 C1 इंटू V1 का स्क्वायर कामा U2 बराबर, मतलब ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। चालकों को परस्पर जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा, अब यहाँ पे देखिए ये U1 है U2, अब स्थिति ऊर्जा मतलब जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ना एक मतलब तार ऐसे था, एक तार ऐसे था, तो इसमें हमने V1 बढ़ा, इसमें V1 ले रहे थे, इसमें V2 ले रहे थे। अब इसमें क्या किया है, दोनों के एक साथ जोड़ दिया। तब मान लीजिए अब इसको दोनों के एक साथ जोड़ेंगे, तब ये V1 और V2 नहीं रह जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, V हो जाएंगे, इसमें भी V। अब इसमें से एक ही ना धारा बहेगा, तो मतलब अलग अलग नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे आप देखिए V1 की जगह पे केवल V हो गया, ठीक है, बाकी वही चीज है। अब बस यहाँ पे U1 से आप डिनोट कर रहे थे, आपको U1 डैश से डिनोट करना है, ठीक है। अब भी बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल धारिता। अब आवेश को हम क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता को C1 प्लस C2 लिखेंगे। और Q बराबर हमने अभी बताया कि Q बराबर CV होता है, C बराबर Q/V होता है, अभी पिछली पेज पर हमने पढ़ा है, ठीक है, पिछले वाले सवाल पर, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर यहाँ पे CV रख लेंगे, Q बराबर था C1 इंटू V1, Q2 इंटू V2, यहाँ पे 2 है तो इसके लिए 2 रखेंगे, इसका 1 है तो इसके लिए 1 रखेंगे, बस इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है, चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में हानि बराबर चालकों के जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा माइनस चालकों को जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अर्थात डेल्टा U बराबर U1 प्लस U2 माइनस U1 डैश माइनस U2 डैश, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब U1 प्लस U2 यानी कि जो ये हम लोग का मान है, यहाँ पे जो इसका मान है
ये और ये दोनों जोड़ेंगे और फिर माइनस इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पे मान रखा गया, जोड़ा गया। तो 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें, 1/2 यानी सारे में 1/2 है, तो 1/2 कॉमन ले लिया गया, ठीक है। अब इसको जोड़िए माइनस, इसमें क्या है, भी स्क्वायर है, भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। और बाकी C1 + C2, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए भी बराबर इतना दिया, तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका ही स्क्वायर ले लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C1 + C2 का स्क्वायर है, तो एक C1 + C2 से एक C1 + C2 कट जाएगा, तो एक C1 + C2 बचेगा, और बाकी इसका स्क्वायर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब दोस्तों देखिए डेल्टा यू बराबर 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे C1 + C2, ठीक है, जो हम लोग का एक नीचे का बचा था। तो ठीक है, तो ये हम लोग का पहले का आया था C1 × V1 + C2 × V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें इंटू करेंगे C1 + C2 का, और ये जो हम लोग का बचा था 1/होल स्क्वायर। जब आप दोस्तों यहाँ पे मान करके मैथमेटिक्स हल करेंगे ना, तो आपका मान लीजिए यहाँ से हल करते 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 यहाँ तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप A + B के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ कटेगा, ठीक है। तो कुछ कटेगा तो मतलब काट दीजिएगा, और फिर आप यहाँ तक पहुंच जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें C1 × C2, C1 × C2, C1 × C2, यानी कि इसमें C1 × C2 कॉमन है, तो यहाँ पे C1 × C2 कॉमन कर लेंगे, तो हम लोग का बचेगा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 बटा C1 + C2। तो बस इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं A - B के होल स्क्वायर के रूप में। तो बस हम लोग को वही लिखना है, V2 - V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा यू बराबर आपको C1 × C2 V2 - V1 का होल स्क्वायर बटा 2 C1 + C2, यही हम लोग का है, ठीक है, आंसर। बस यही है। अब अथवा में चादर वाला है, ठीक है, चादर वाला गॉस का प्रमेय तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक वीडियो इस पर ऑलरेडी मैं डाला हूँ, ठीक है। अथवा में देख सकते हैं आपको क्या पूछा है, गॉस के नियम को लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आइए दोस्तों, ये भी बहुत आसान है, ये भी हम आपको बता देते हैं। आपको सिंपली दोस्तों कैसे चादर बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे चादर आप अपने ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको एक गोला, एक मतलब ऐसे चादर लेना है, ठीक है, ऐसे चादर लेना, और बीच में मान लीजिए होल है, ठीक है। बस इसी होल में से हमको एक बीच में पी दिया है, तो बस इसी चादर को हमने थोड़ा सा तिरछा बनाया है, ताकि यहाँ पे गोल सा वाला वो दिखे हम लोग का भाग, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को बनाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन थ्योरी लिखेंगे, तो थ्योरी क्या है पढ़ लीजिए। माना कि एक अनंत समतल चादर जो एक समान रूप से आवेशित है, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना चादर से r दूरी पर P तथा दूसरी ओर P' से चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। अतः दोस्तों, अगर आपको ना डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये सब हो रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आप जिसको आप समझना चाह रहे हैं, जैसे फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना, अगर आपको वो नहीं समझ में आया होगा कि ये मतलब हो कैसे रहा है, अगर आपको समझना है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। भले वीडियो लंबा होगा, 14 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको पूरी जानकारियां उसमें मिल जाएंगी, और आपको रटने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको लिखना आता है, गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरे से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों सिरों से होकर जा रहा है, मतलब इधर भी अब मान लीजिए गोला है और इधर भी गोला है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, यानी कि दोनों ओर से। तो फाई ई बराबर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2, यानी इसको क्या कह सकते हैं, 2E cos थीटा, मतलब सेम टू सेम दोनों है, तो 2 DA cos थीटा, और फिर ई बार ले लेंगे, ठीक है, DA cos थीटा। तो थीटा बराबर 0 अंश, यानी cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 यहाँ पे रख लिए, फिर DA। ये चीज हम लोग का आ गया, जहां DA समतल चादर का संपूर्ण क्षेत्रफल A है। तो यहाँ पे देखिए A हम लोग का आ गया, ठीक है, यानी फाई ई बराबर 2EA, इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन गॉस के प्रमेय से, फाई ई बराबर Q/ε0। अब दोस्तों गॉस का नियम और गॉस के नियम जो होता है सूत्र, उसका मतलब ना उत्पन्न मतलब निगमन हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डाल दिया, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप वो वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों गॉस के प्रमेय से हम लोग का क्या होता है, फाई ई बराबर Q/ε0। समीकरण 1 व 2 से 2EA बराबर Q/ε0, अब तिर्य गुणा कर लेंगे E बराबर, यानी इसको इधर भेज देंगे, इसको भी बटा भेज देंगे, तो Q बराबर 2A ε0।
एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बटा ए को ही हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यू है, यहाँ पे ए है, तो इसको हम लोग सिग्मा लिख दिए और 2 एप्सिलॉन 0। अब दोस्तों यही हम लोग का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बॉक्स में बंद करेंगे, ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हम लोग का सूत्र निगमन करना था और हो चुका है। और इसका हम लोग का क्या होता है, मात्र न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे 9वां दिया है, दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी सहायता से 1 एम्पीयर की परिभाषा भी लिखिए। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चित्र इस प्रकार कुछ बनेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप जैसे कि ये पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा क्या लिखा गया है। माना कि तार, यहाँ पे तार लिखा गया है, यहाँ पे तार रहेगा, ठीक है। माना कि तार पी क्यू व आर एस, ये पी क्यू है और ये आर एस है, ठीक है। ये पी क्यू और आर एस, ठीक है, कागज के तल में है, ठीक है, कागज के तल में है, तथा इसमें क्रमशः I1 I2 एम्पियर की धाराएं हैं, तथा इनके बीच की दूरी आर। यहाँ पे देखिए इनके बीच की दूरी आर और इसमें I1 और I2 की धाराएं हैं, ठीक है। PQ की धारा के कारण RS में इसकी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, क्षेत्र B1 बराबर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, B1 बराबर म्यू 0 I1 बटा 2 पाई आर, और इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियम के अनुसार B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत होगी। चालक आरएस जिसके धारा I2 है, चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखता है, मतलब रखा है, अतः इस पर एक बल लगता है। आरएस की यल मीटर लंबाई पर लगने वाले इस बल का परिमाण यह बराबर I2 इंटू B1 इंटू यल साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों रखा गया, क्योंकि लंबवत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B1 का हमने मान ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है, तो B1 का मान रख लेंगे। 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे साइन 90 का मान गायब हो गया, ठीक है, 1 से इंटू हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए जब इसको हमने रख लिया तो इसको हमने गुणा कर दिया, यानी म्यू 0 इंटू I1 इंटू I2 यल बटा पाई इंटू आर, ठीक है। अब इसका क्या मात्रक होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अब आगे अब यहाँ पे लिखेंगे एक बार, थोड़ा सा, कुछ नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा लिखना है। अतः तार आरएस की प्रति मीटर में लंबाई, अब प्रति मीटर में लंबाई देंगे, यानी जो हम लोग का यल था उसको भाग में भेज देंगे, तो यह बटा यल हो जाएगा, यानी प्रति मीटर, और सेम टू सेम वही यन बटा यम। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया, आप एक बार पढ़ेंगे समझ जाएंगे, याद करने का जरूरत नहीं है, बस पढ़ेंगे तो समझेंगे। इससे यह स्पष्ट है कि दो समांतर तारों में धाराएं एक ही दिशा में हैं, मतलब दो समांतर तारों में, दो समांतर तार में क्या है, धारा एक ही दिशा में, मतलब मान लीजिए यहाँ पे दो समांतर तार है और धारा एक ही दिशा में, मतलब धारा इधर ही जा रहा है, I1 जो I2 है वो एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है, दिशा में जा रहा है। तो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जब एक ही दिशा में जा रहा है तो आकर्षित कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है तो आकर्षित कर रहे हैं, और जब विपरीत दिशा में आएगा तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेगा। बस आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस वही चीज लिखा गया है कि एक ही दिशा में एक दूसरे से एक ही दिशा में आ रहा है तो आकर्षित करते हैं, और धाराएं विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है, यदि प्रत्येक तार में एक ही धारा है, यानी कि एक ही धारा है, जो I1 बराबर I2 बराबर I, ठीक है, मतलब एक ही धारा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बस I1 के जगह पे मान लीजिए वो I रख दीजिए, और फिर I2 की जगह पे I रख दीजिए, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ पे वही चीज लिखा गया, और ब्रैकेट में बंद करके यन बटा यम लिख दिए गए, यानी न्यूटन प्रति मीटर इसका जो मात्रक है, ठीक है। अब यहाँ पे एम्पियर का परिभाषा लिख दिए इसी के माध्यम से, ठीक है। एक एम्पीयर वैद्युत धारा वह है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो रेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 के घात ऋण 7 का बल उत्पन्न करता है। तो दोस्तों बस इतना ही, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि जल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुपाती होता है। एक गैल्वेनोमीटर का 1 वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, मतलब आप समझा रहे हैं इस प्रश्न का, मतलब हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है,
क्या सिद्ध करना है? प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सिद्ध करना है। और एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये सिद्ध करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत किस चीज का? तो चल कुंडली का, ठीक है। तो आपको हम ये समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा दिख रहा है फ्रेम में, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी है तो लिख लीजिएगा, ठीक। सिद्धांत पढ़िए। जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर NIBA sin थीटा। तो दोस्तों ये बल आघूर्ण का सूत्र है। बस आपको एक लाइन लिखना है, जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर NIBA sin थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, मतलब यहाँ पे एन का क्या है, आई क्या है, ए बी, मतलब ये सब क्या है आपको यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, जहां यहाँ थीटा कुंडली के तल पर लंब की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर की दिशा के बीच का कोण है, मतलब बीच का कोण है, ठीक, बीच कोण है, ठीक है, मतलब उसके बीच का कोण है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ए कुंडली का क्षेत्रफल है और एन कुंडली के फेरों की संख्या है और आई आपका धारा है, ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे आपको मात्र ये 2 लाइन और लिखना है। कुंडली के तल पर अविलंब चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर सदैव समकोण पर होगा, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश होगा। अतः कुंडली पर कार्यरत बलाघूर्ण टाउ बराबर NIBA sin 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है। तो यहाँ पे टाउ NIBA हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। टाउ बराबर NIAB, ठीक है। दोस्तों ये अगर आप बुक में खोजेंगे तो काफी लंबा चौड़ा देगा और आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको लिखना है नेक्स्ट, यदि निलंबन पत्ती को मरोड़कर, मतलब मरोड़कर दृढ़ता सी है तथा निलंबन पत्ती के ऐठन फाई हो तो प्रत्यानयन बल युग्म C बराबर फाई, यानी कि बल युग्म C फाई होगा, ठीक है। अभी आपको लिखना है विक्षेप बल युग्म आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, या NIAB बराबर C फाई। अब यहाँ पे दोस्तों आई बराबर, यानी वहां पे धारा पूछा है ना, यहाँ पे हम लोग का प्रश्न कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए प्रवाहित धारा हम लोग का क्या था, आई। तो यहाँ पे आई बराबर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो आई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, C बटा एन चला जाएगा नीचे, ए भी चला जाएगा, बी भी चला जाएगा, यानी C बटा NAB फाई हो जाएगा, ठीक है, इनटू में। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग का क्या पूछा है, विक्षेप के अनुक्रमानुपाती। तो हम लोग का विक्षेप क्या था, फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए NIAB को और C को, ये हम लोग का क्या है, नियतांक, मतलब इतना जो है ना ये नियतांक है, ठीक है। तो नियतांक हम लोग K से डिनोट कर दिए, यहाँ पे K देख रहे हैं आप। और दोस्तों जैसा कि काफी आपने पढ़ा होगा कि जो भी होता है, मतलब आपको एक तरह से मैं आपको समझाने के लिए डेफिनेशन दे देता हूँ, एक मिनट। जैसे आपने कूलाम के ही नियम में पढ़ा है, यफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। अब आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो वैसे ही यहाँ पे सेम टू सेम ऑलरेडी नियतांक दिया है, तो हम इसको अनुक्रमानुपाती में बदलेंगे तो I अनुक्रमानुपाती फाई हो जाएगा। और जब इसी का जब ना आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आपका एक नियतांक आएगा I बराबर K फाई, ठीक है। तो यही हम लोग का K का मान फिर यही रख लेंगे, मतलब आपको क्या करना है, इसके रूप में बदल देना। तो यह आपका I अनुक्रमानुपाती फाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका ये सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्धांत इसका हो गया। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, जहां K C बटा NAB उपकरण का नियतांक है, जिसे धारा परिवर्तन गुणांक भी कहा जाता है, परिवर्तन गुणांक भी कहा जाता है। अतः धारा मापी में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज हमने डिनोट कर दिया, ठीक है, मतलब दर्शा दिया, ठीक है, बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का पूछा था गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन यानी रूपांतरण, ठीक है। तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर में आने वाला विक्षेप मापे जाने वाले विभवांतर की माप देता है, ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च से उच्च रखा जाता है ताकि यह बिना किसी उल्लेखनीय त्रुटि के विभवांतर पढ़ सके, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे देखिए, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। और मतलब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है। बस आपका इतना ही है। और दोस्तों ये हम लोग का सेट समाप्त हुआ A to Z प्रश्न लगाकर, और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप
नोट्स बनाते रहिएगा जितने भी हमने लिखवाए हैं, ठीक है, और शॉर्ट शॉर्ट में लिखवाएं, आपका कोई भी नोट से मिलने वाला नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी हमारा नोट्स मतलब वीडियो आने वाला है और सेट वाइज, ठीक है। अभी हम लोग को 2020 का मॉडल पेपर भी हल करना है, तो वो भी मैं आपको शॉर्ट में एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके इस साल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।